सो हेलो एवरीवन। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपनी एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। एंड इससे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये वीडियो जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज बेसिकली ये उनका पार्ट ऑफ अ कोर्स है और उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ओके, इन द कोर्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हम लोग इस चीज़ से डील करते हैं। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज? हम लोग पहले इस वीडियो में देखेंगे, ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम लोग जनरली जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में एक जनरल सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में डील करते हैं और उसकी बेसिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स एंड ऑल, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते चलेंगे। और फिर धीरे धीरे करके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, कुछ कॉमन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस, कुछ कॉमन ट्रीटमेंट, एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग मूव करेंगे एडवांस लेवल पे और हम लोग देखेंगे डिजीज कंडीशंस उस चीज से रिगार्डिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं आज ऑन्कोलॉजी को। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी से सबसे पहले आप लोगों को जो सीखना है वो है, इस टर्म को आप लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर कर सीखना है, ऑनको एंड लॉगस। ओके, तो ऑनको जो है वो बेसिकली हमें क्या डिटरमाइन करवाता है, क्या हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, क्या हमें पहचान मिलती है ऑनको से? ऑनको किसके बारे में है? ऑनको मीन्स ईदर इट्स ट्यूमर और इट्स अ टॉक रिगार्डिंग कैंसर। जब भी हम लोग कैंसर या फिर हम लोग ट्यूमर के बारे में बात करते हैं तब हम लोग उस चीज को जो टर्म देते हैं दैट इज ऑनको। एंड आफ्टरवर्ड्स लोगस, लोगस मीन्स स्टडी। Okay, so study of any kind of tumor or any kind of cancer is called oncology. Now afterwards, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक चीज जानते हैं कि हर एक चीज अगर हम लोग टीबी के रिगार्डिंग में पढ़ते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि वर्ल्ड टीबी डे जो है मनाया जाता है कई तरीके की। तो इसी तरीके से कैंसर के लिए भी हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पहले बेसिक से शुरू करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे आता कब है। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो आता है 4 फरवरी को। कब आता है? 4 फरवरी को। अब इसमें आप लोगों ने बहुत समय में देखा होगा स्टूडेंट्स ने कि थीम्स जो हैं दी जाती हैं, थीम्स आती हैं हर साल हर एक डे के पर्सपेक्टिव में। तो 2021 की थीम थी इसकी, आई विल एंड आई डू। वेदर जो 2022 से 2024 तक की, ठीक है, 2022 से 2024 तक की जो थीम थी वो सेम है। ऐसा नहीं है कि हर ईयर वाइज चेंज हुई है, इट इज सेम। ये अलग है, 2021 की अलग है, लेकिन 2022 से 2024 की डिफरेंट है। ओके, तो भाई वो क्या है? दैट इज फिल द केयर गैप। ओके, यानी कि हम लोग आज तक जितना भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जितनी भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और उसके रिगार्डिंग हम लोग जितनी भी केयर दे रहे हैं, उस केयर में अगर कोई गैप है तो हमें उसे फुलफिल करना है। जो हम लोगों को लगता है कि हम लोग एक्सट्रीम या ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेलनेस और ट्रीटमेंट तक या केयर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस केयर गैप को हमें फिलअप करना है। ये हमारी थीम थी 2022 से 2024 तक की। इज दैट क्लियर? अब अब हम लोग जान लेते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट नॉलेज कि जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ में ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि हर एक चीज़ के कहीं ना कहीं से जन्म हुआ है हर किसी का। तो भैया हर किसी के फादर और मदर तो वही है। तो इसी केस में फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी की जब भी बात होती है, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी अलग है एंड फादर ऑफ मॉडर्न ऑन्कोलॉजी अलग है। फादर ऑफ मॉडर्न ऑन्कोलॉजी अलग है, ठीक है। अब फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी की फादर ऑफ मॉडर्न ऑन्कोलॉजी हो गया,
एंड फादर ऑफ इंडियन ऑन्कोलॉजी और फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया की भी जब भाई ये सारी बातें हो रही हैं तो हमें अपने नेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, अपनी कंट्री के रिगार्डिंग भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी इन इंडिया कौन थे। तो सबसे पहले फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी जो थे हमारे पास वो थे सर बीजे कैनेडी। Okay, is that clear? Sir B.J. Kennedy was the father of oncology. Afterwards, father of modern oncology कौन थे? He was Dr. Sidney Farber. सिडनी के नाम से याद रख लेंगे, डॉक्टर सिडनी फाबर। नाउ फादर ऑफ इंडियन ऑन्कोलॉजी कौन थे? He was Dr. सुरेश एच आडवाणी जी। क्लियर? सुरेश एस आडवाणी जो है वो फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी इन इंडिया थे। क्यों थे, कारण क्या था उसके पीछे? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट इंडियन कैंसर डॉक्टर। कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले पहले जो डॉक्टर थे, जो पहले कैंसर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर थे इंडिया में, दैट वाज डॉक्टर सुरेश एच एडवाणी। इसलिए इनका नाम जिसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। चलो अब आगे मूव करते हैं इसी के साथ। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि ये जो कैंसर है ये कॉमन कैसे कैसे है, कौन कौन सा है, किन किन में है। ओके, यानी कि मेल्स में कॉमन कैंसर क्या है, फीमेल में कॉमन कैंसर क्या है। अब इसमें भी हम लोग दो कैटेगराइज करेंगे, वर्ल्ड में और इंडिया में। फीमेल्स में भी वर्ल्ड में एंड इंडिया में एंड इन चिल्ड्रंस। ठीक है, चलो चिल्ड्रन का हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। मेल्स में वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो हमें जो कॉमन मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलता है दैट इज लंग कैंसर। धूम्रपान निषेध है। तो लंग कैंसर जो है बहुत ही कॉमन कैंसर है जो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, स्पेसिफिकली इन मेल्स। ओके, और इंडिया में ओरल एंड लिप कैंसर। सो चैनी खैनी का चैन से मजा ना ले, ठीक है, उससे ओरल एंड लिप कैंसर का खतरा है। एंड आफ्टरवर्ड्स फीमेल्स, फीमेल्स में एक चीज कॉमन है कि वर्ल्ड में और इंडिया में दोनों में ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, कौन सा कैंसर देखा जाता है? ब्रेस्ट कैंसर। अब एक और चीज है कि फीमेल्स में बहुत सी फीमेल्स जो कि मोर देन 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड हो जाती हैं, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड होती हैं, उन फीमेल्स में एक बड़ा खास कैंसर देखा जाता है, हमें पाया जाता है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। और ये कैंसर होता है किसके कारण? ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसको एचपीवी के नाम से भी जानते हैं कॉमनली हम लोग, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसकी वजह से जो है हमें ये कैंसर देखने को मिलता है। अब इसकी कुछ मेडिसिन है, जैसे कि इसका ट्रीटमेंट अक्सर कई जगहों पर पूछा जाता है,
गार्डेसिल एंड सर्वेविक्स, गार्डेसिल एंड सर्वेरिक्स। क्लियर? गार्डेसिल एंड सर्वेरिक्स जो है इसके ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करते हैं जब भी फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होता है ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की कंडीशन में। अब देख लेते हैं इन चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में जो कॉमनली पाया जाता है दैट इज ALL। इसका मतलब है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इज दैट क्लियर? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर दैट हैज बीन फाउंड इन चिल्ड्रंस। बच्चों में पाया जाने वाला बहुत ही कॉमन कैंसर है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो ये है सारी की सारी मेल्स में, फीमेल्स में, बच्चों में, और फीमेल जो कि 35 साल की उम्र से अधिक हो गई हैं उनके अंदर पाए जाने वाली डिजीज कंडीशंस। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ और बातें। दो टर्म अक्सर ऑन्कोलॉजी में आती हैं, एक तो होता है नियोप्लाज्म और एक होता है नियोप्लेजिया। तो नियोप्लेजिया जो है वो तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नियोप्लाज्म। फॉर्मेशन ऑफ नियोप्लाज्म, इस नियोप्लाज्म की फॉर्मेशन है। अब भैया ठीक है, फॉर्मेशन नियोप्लाज्म को नियोप्लेजिया का नाम तो दिया है, लेकिन नियोप्लाज्म होता क्या है? तो नियोप्लाज्म जो है वो होती है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ठीक है, एबनॉर्मल सेल क्या है? एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को बोलते हैं नियोप्लाज्म, लेकिन नियोप्लाज्म के बनने को बोलते हैं नियोप्लेजिया। उस प्रोसेस को जिसके थ्रू नियोप्लाज्म बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं नियोप्लेजिया। इज दैट क्लियर? अब दो टर्म आती है हमारे पास, ऑन्कोजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस। ये कुछ शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, फॉर्मेशन ऑफ कैंसर मतलब कि जब एक नॉर्मल सेल ट्रांसफर हो जाएगी इनटू द कैंसरियस सेल्स। ठीक है ना? व्हेन द नॉर्मल सेल ट्रांसफर इनटू कैंसर सेल, इस वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजेनेसिस या फिर कार्सिनोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? होप सो होगा। इतना कुछ टिपिकल नहीं है, जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं, बस ये है कि आप लोगों को दो चार बार गो थ्रू करना पड़ता है तो फिर वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। इट्स नॉट अ दैट मच अमाउंट ऑफ हैवी बिग टास्क फॉर यू स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग बात करेंगे सेल चेंजेस इन कैंसर, कि भैया आखिरकार कैंसर की कंडीशन में सेल में कौन कौन से अधिकतम चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से चेंजेस हम, मतलब आखिरकार कुल मिला के बात यह है कि चेंजेस तो आ रहे हैं पर उसका कारण क्या है। एक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नो एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि ये एक तरीके से प्रोग्राम सेल की डेथ की रिलेशन में है। ठीक है, किसकी?
प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बारे में है ये। अब क्या होता है कि जो भैया हार्मफुल मतलब ये है कि जो अफेक्टेड सेल्स हैं और जिनकी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इनका ये होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। लेकिन जब उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होता और जो सेल हैं जो कि इफेक्ट हो गए हैं डिजीज से, इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रॉइंग क्या हो रहा है कि उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनमें अपोप्टोसिस नहीं हो रहा, उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, प्रोग्राम सेल्स की डेथ नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में व्हेन नो अपोप्टोसिस विल देयर देन द कैंसर मतलब कैंसरियस कंडीशन कैन अराइज, और वो चेंजेस जो हैं हमारे सेल्स में हमें उसकी वजह से देखने को मिल जाते हैं बहुत कॉमनली। अगला अगला है एब्सेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब भैया ये एब्सेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, यानी कि एब्सेंस होना कॉन्टैक्ट के इनहिबिशन में, क्लियर। यानी कि अगर दो सेल्स हैं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का वो है, दूरी है, ठीक है। अब क्या है कि एब्सेंस है किसकी, कांटेक्ट की इनहिबिशन की, यानी कि ये बिल्कुल यहीं आ गए, जिसकी वजह से सेल की अपनी फंक्शनिंग पे असर पड़ सकता है और उसकी वजह से जो ट्यूमर सेल है उसकी ग्रोथ होगी, ट्यूमर सेल की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीजेस, ठीक है। अब जो तीसरा है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन है, लेकिन इसको आप समझिए कि आखिरकार ये क्यों होता है, इसका रिजल्टेंट क्या है। दैट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। अब जो डिक्रीज्ड इम्यूनिटी की बात आती है तो डिक्रीज्ड इम्यूनिटी की बात इसलिए आती है कि इसमें हमारे शरीर में दो जो प्रक्रियाएं हैं, एक तो पिनोसाइटोसिस और एक फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। यानी कि जो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस की कंडीशन है जिसमें कि एनगल्फ हो जाता है सॉलिड या लिक्विड का, ठीक है। पिनोसाइटोसिस में एनगल्फ होता है लिक्विड सब्सटेंस का और इसमें इनगल्फ होता है सॉलिड सब्सटेंस का। अगर ये इनगल्फ नहीं होगा सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस का तो इसकी वजह से भी वो चीजें ज्यादा मात्रा में फैलेंगी, ठीक है ना। और जिसकी वजह से अब ये जो पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस है या फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है, ये अगर इफेक्ट हो गई और ये अपने फंक्शनिंग ढंग से नहीं कर पाई तो ये जो हार्मफुल जो भी चीजें हैं उनको इनगल्फ नहीं कर पाएगी, चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, ड्यू टू विच क्या होगा, हमें कैंसरियस कंडीशन को हम देखेंगे कि भाई वो उनको बढ़ावा मिल रहा है हमारे सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर। अब एक चीज हम लोग बहुत सारी मूवीज में भी देखते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, वैसे तो हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे ब्रीफली, लेकिन आप लोग इस बार एक बात मैं बस ऐसे आपको बता देता हूँ कि द कैंसर विद पुअर प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन पुअर प्रोग्नोसिस से उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता और जिसके बहुत सारे मतलब ये है कि पर्सन कैन लीड टू डेथ अनटिल अनलेस, ठीक है। सबसे हार्श कंडीशन होती है विद द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस कैंसर की। वो कौन सा कैंसर हमारा होता है, नहीं हमारा तो नहीं होता, हमारा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सा कैंसर होता है, वो होता है पैनक्रियाटिक कैंसर, क्लियर। कभी भी अगर ये सवाल आपके सामने आए तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर इज द कैंसर विद द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस, ओके। चलिए अब इसके साथ साथ कई बार कुछ चीज़ें और भी पूछी जाती हैं, कुछ जनरल जनरल बेसिक चीज़ें, लेकिन ये है कि हमारा पार्ट 1 था और इसमें हमने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जितने भी थे जनरल उसकी कि भाई कब मतलब कैसे जो है किस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑन्कोलॉजी को लाया, हुआ द फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी, मॉडर्न ऑन्कोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया और उसके रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हमने देखी इस वीडियो में। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में इसके अंदर
जाएंगे, डीपली जाएंगे और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को और चीज़ें नई नई बता सकूँ, और आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आने वाली हैं। कंप्लीट ऑन्कोलॉजी को हम लोग कवर अप करेंगे सारी डिजीज कंडीशन के साथ। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। तो आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।